हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, हम बढ़ रहे हैं किधर। हमने कल पढ़ा था कल हमने पढ़ा था अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन जब विरल से सघन माध्यम में जाती है किरण, तब किधर को झुक जाती है और कब किरण जो होती है विलंब से दूर हटती है, इसको हमने समझा था। आज हम क्या करेंगे, अपवर्तन के कारण कुछ व्यवहारिक उदाहरण होते हैं। क्या दोस्तों? अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। अपवर्तन के कारण कुछ व्यवहारिक उदाहरण। कुछ व्यवहारिक उदाहरण ये मित्रों क्या होते हैं? तो ये उदाहरण जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। पूछा जाता है कि रात को हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। क्या मित्रों? अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। तारों का रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देना। रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देना। देखा होगा मित्रों, रात को तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। बहुत अच्छे भी लगते हैं जब पूरा निकला हो, तारे पूरे मौसम साफ हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये अपवर्तन की घटना के कारण हमको तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना। फिर उसके बाद में अगला है पानी में पड़ी हुई लकड़ी या कोई डंडा हमें टेढ़ा दिखता है। या कोई डंडा हमें क्या दिखता है? हमें टेढ़ा दिखता है। पानी में मित्रों लकड़ी कोई पड़ी हो तो कैसे दिखती है? टेढ़ी दिखती है। ऐसे ही पानी में पूछा जाता है कि यदि पानी में कोई मछली जा रही है तो उसकी वास्तविक गहराई का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अपवर्तन की घटना के कारण वो हमें क्या होती है, वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखती है। लगेगा कि ऊपर ही ऊपर जा रही, लेकिन वास्तव में कहाँ होती है? गहराई में होती है। नदी में तैरती हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना। कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जहां पर मित्रों होती है उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। लगेगा कि ऊपर ही जा रही है। और एक मित्रों पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब द्रव से भरे कांच के गिलास में यदि कोई पेंसिल डाली जाती है तो हमें कैसी दिखती है? टेढ़ी दिखती है। क्यों दिखती है? तो अपवर्तन के कारण ही दिखती है। पेंसिल को द्रव से भरे कांच के गिलास में पानी से भरे, पेंसिल को पानी से आधे भरे गिलास में, पानी से आधे भरे कांच के गिलास में डालने पर टूटी हुई दिखाई पड़ती है। टूटी हुई दिखाई पड़ती है। मित्रों, जब हम क्या करेंगे, कांच से भरा गिलास हो पानी से, उसमें जैसे ही हम पेंसिल को डालेंगे तो जहां से पानी उसमें भरा होगा वहां से हमको क्या दिखता है? टेढ़ा
दिखता पड़ता लगेगा पेंसिल टूटी हुई है। इसके बाद में और मित्रों पूछा जाता है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का अधिक लाल दिखाई देना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का अधिक लाल दिखाई देना, अधिक लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। तो मित्रों ये जो होते हैं इस अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण होते हैं जो कि हमने अच्छे से पढ़ा। क्या होते हैं? पहला होता है, पूछा जाता है रात में तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। ऑप्शन तुम्हारे होंगे अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, विवर्तन होगा, ध्रुवण होगा। बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन तक। उनमें से तुमको जो सही लगाना है वो क्या लगाएंगे? अपवर्तन के कारण जो होते हैं रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में पानी में पड़ी हुई लकड़ी या कोई डंडा हमें टेढ़ा दिखता है। नदी में तैरती हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना। पेंसिल को पानी में आधे भरे कांच के गिलास में जब डालते हैं तब पेंसिल वहां से हमको टूटी दिखती है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का अधिक लाल दिखाई देना किस कारण होता है मित्रों? तो अपवर्तन की घटना के कारण होता है। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं इसके बाद अपवर्तनांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक को हम पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक अपवर्तनांक इसको मित्रों अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं मित्रों और इसको हम एन से भी लिखते हैं। किससे? एन और म्यू दोनों से लिखा जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। बहुत ही आसान तरीके से इसकी परिभाषा को समझेंगे कि जो तुम्हारा प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या लिखेंगे दोस्तों? निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग को माध्यम में प्रकाश के वेग को, माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को, वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत ही आसान है मित्रों, छोटी सी परिभाषा है। यानी कि जो म्यू बराबर होता है वह C/V होता है। क्या दोस्तों? C/V। जहां पर C क्या है? तो C हमारा है निर्वात में प्रकाश की चाल। C क्या है मित्रों? ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और V जो है यह है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और जहां n म्यू क्या है? तो ये म्यू है मित्रों अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना है? म्यू। अपवर्तनांक कितना दोस्तों? म्यू है। अब अपवर्तनांक कहते किसे हैं? तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग, इसका अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो मित्रों समझ पाए होंगे क्या? जिसका वेग निर्वात में, निर्वात का मतलब मित्रों होता है खाली जगह जहां पर ना तो हवा है ना कुछ है, तो उसमें निर्वात में प्रकाश का वेग जितना हो और बटे में क्या कर देना है? माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब जो ये अपवर्तनांक होता है ये विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। माध्यम को मित्रों कल हमने बताया था आपको कि माध्यम क्या होता है। माध्यम का मतलब होता है जैसे यहाँ पर मान लो ऊपर क्या है? हवा है। नीचे क्या है मित्रों? ऊपर क्या है? हवा है।
यानी कि वायु है, उसके बाद में फिर क्या है, जल है, उसके बाद में फिर क्या है, कांच है। तो पूछा जाए यदि इसमें कांच वायु के बाद में यहाँ पर क्या कर दो मित्रों, एल्कोहल कर दो, क्या एल्कोहल, एल्कोहल के बाद में यहाँ पर क्या भर दो, कांच, कांच के बाद में यहाँ पर क्या कर दो, जल। तो इसमें माध्यम मित्रों कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो ऐसे ही बहुत से माध्यम होते हैं और हर माध्यम का क्या होता है, हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो उन माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है उस अपवर्तनांक को हम समझते हैं किसका कितना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसमें मित्रों, निर्वात में। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, तो निर्वात का अपवर्तनांक मित्रों जो होता है वो कितना होता है, निर्वात का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना होगा मित्रों, तो 1 होता है। कितना होगा इसका, 1 होगा। फिर इसके बाद में वायु, वायु का कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक जो होगा वह कितना होता है दोस्तों, तो वायु का होता है 1.008 होता है। उसके बाद में मित्रों जल का पूछा जाता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका मित्रों होता है 4/3, या इसको हम कह सकते हैं 1.33। कितना मित्रों, 1.33। उसके बाद में जल के बाद में मित्रों कांच, कांच का पूछा जाता है अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का होता है मित्रों कितना, 3/2। कितना होगा इसका, 3/2 होता है। 3/2 किसका होगा, तो 3/2 होता है कांच का। इसी को हम कह सकते हैं, इसी को कहेंगे कितना मित्रों, 1.5, क्योंकि इसको 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ये मित्रों कुछ तुम्हारे क्या है, पदार्थ हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में इनके अपवर्तनांक पूछे जाते हैं। और यदि अपवर्तनांक आपको पता है तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी वो आपको बताएंगे। इसके बाद में और भी चीजें हैं, जैसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि बताइए अल्कोहल जो होती है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, अल्कोहल का कितना होता है, तो इसका मित्रों होता है 1.46। और बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अपवर्तनांक जो होते हैं दिए गए होते हैं विभिन्न माध्यमों में। उन अपवर्तनांक को धीरे धीरे करके आपको याद करना है। इसके बाद में एल्कोहल कितना मित्रों, इसका 1.36, और केरोसिन जो होता है इसका 1.4 होता है। कितना मित्रों, इसका 3.6 और केरोसिन का 1.44 होता है। तो इतने अपवर्तनांक आपको याद ही करना है। केरोसिन दोस्तों मिट्टी के तेल को कहते हैं। बर्फ जो होता है, बर्फ का अपवर्तनांक जो होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। कितना, 1.31 होता है। तो मित्रों ये कुछ रहे अपवर्तनांक जिनके माध्यम से हम प्रकाश की चाल जो होगी उसको निकाल पाएंगे। इसके बाद में जैसे कैसे हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों वही फार्मूला म्यू बराबर, इसको हम लिखते कैसे हैं, लिखेंगे म्यू बराबर 1 म्यू बराबर ऐसे, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये मित्रों ध्यान से समझना क्योंकि गलती आपसे यहीं पर होती है। ऐसे लिखा होता है, समझ नहीं पाते हैं इसमें क्या हमें करना है। तो इसमें क्या होगा, जब क्या मित्रों लिखा हो 1 म्यू 2, इसका मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो जिसके माध्यम में कहेगा वो कहाँ होगा, नीचे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 म्यू 2 बराबर, अब ये वाला कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, और नीचे कितना होगा, म्यू 1। तो मित्रों इसको हम लिखेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा वो कहाँ होता है, नीचे होता है। और इधर वाला इसको ऐसे ना लिख पाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो होगा याद रहेगा आपको, ऊपर वाला कहाँ ऊपर होगा, नीचे वाला नीचे रखना है। इसको सीधे ऐसे ना कह करके आपसे कहेगा कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष कहेगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो कांच के सापेक्ष जल का, यानी कि जल जो होगा वह कहाँ होगा, ऊपर होगा, और कांच कहाँ होगा, नीचे। यानी कि म्यू W अपान म्यू G, ग्लास होगा, ऊपर क्या होगा, वाटर होगा। तो ऐसे मित्रों इनको करना है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, या दूसरे का सापेक्ष पहले का बताओ। तो जिसके सापेक्ष कहे उसको क्या कर देना है, नीचे कर देना है, बस आंसर आपका लग जाएगा। इसका फार्मूला होता है ऐसे, ये वाला तुम्हारा होता है, इसको याद कर लेना कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो इतना होता है μ2/μ1। तो मित्रों आज जो है, आज का समय हो गया है, कल जो है इसके न्यूमेरिकल और इसके बाद में लेंस जो होगा प्रारंभ होगा, और इसके बाद में जो अगला किसी दिन आपकी मैराथन क्लास लाइव चलेगी जिसमें 4-5 घंटे तक यानी कि प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पेपर जो ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। आप लोगों को उससे जुड़ना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।